हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू साइको। आज हम फिर से लेकर आए हैं बायोलॉजी का एक और अनदर प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो है वेयर आर द लाइडिंग सेल फाउंड। तो हमें बताना है कि जो लाइडिंग सेल है वो कहाँ पर मिलती है। ऑप्शन ए इसमें टेस्टिस, ऑप्शन बी है पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन सी है ओवरीज एंड ऑप्शन डी है पैराथायरॉइड ग्लैंड। अब सबसे पहले अगर हम लाइडिंग सेल की बात करें, ठीक है, तो जो ये लाइडिंग सेल है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स। और ये इंटरस्टिशियल सेल्स मेनली कहाँ पे प्रेजेंट होती है, टेस्टीज में। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए टेस्टीज इसका राइट आंसर हो जाता है। अब लाइडिंग सेल की बात करें तो इसका काम क्या होता है, तो लाइडिंग सेल मेनली क्या करती है, जो टेस्टोस्टेरोन है या फिर प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन है, इसके प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और ये लाइडिंग सेल किसके थ्रू स्टिमुलेट होगी, एलएच के थ्रू, यानी कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है एलएच, वो स्टिमुलेट करेगा लाइडिंग सेल को, और लाइडिंग सेल क्या करेगी, टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करेगी। और अगर हम टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन किस लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए, यानी कि जो शुक्राणु निर्माण होता है उसके लिए भी टेस्टोस्टेरोन का होना जरूरी है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो भी ओवरऑल मेल रिप्रोडक्शन फंक्शन हो रहा है मेल्स में, उसके लिए टेस्टोस्टेरोन का होना जरूरी है, और टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करने के लाइडिंग सेल का होना जरूरी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए टेस्टीज। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है गोल्डन राइस इज रिच इन विच विटामिन। तो हमें बताना है कि जो गोल्डन राइस है उनमें सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो कौन से विटामिन से वो भरपूर है। तो ऑप्शन है इसमें विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी एंड ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गोल्डन राइस की, तो गोल्डन राइस क्या होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटी है राइस की। ठीक है, इसको कैसे बनाया गया है, जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया, उसके बाद ये राइस बनाया गया। और इस राइस की बात करें तो इसका जो गोल्डन कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, बीटा कैरोटीन की वजह से। ठीक है, और ये बीटा कैरोटीन ही क्या होते हैं, प्रीकर्सर सेल होते हैं विटामिन ए के लिए। ठीक है, ये विटामिन ए को बनना होगा, तो विटामिन ए के लिए परकर्सर का काम कौन करेगा, बीटा कैरोटीन। ठीक है, तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विटामिन ए क्या है, इसका राइट आंसर है। क्योंकि जो गोल्डन राइस होते हैं उसमें क्या है, बीटा कैरोटीन, जो उसके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, गोल्डन कलर के लिए। और विटामिन ए के लिए प्रीकर्सर सेल का काम करता है ये बीटा कैरोटीन, यानी कि बीटा कैरोटीन होगा तभी विटामिन ए का सिंथेसिस या फिर वो बन पाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, विटामिन ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ टिश्यू लाइनिंग दैट सरफेस ऑफ द बॉडी एंड फ्री सरफेस ऑफ ऑर्गन। तो हमें उस टिश्यू का नाम बताना है जो बॉडी सरफेस की लाइनिंग पे या फिर जो ऑर्गन होते हैं उनकी फ्री सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन बी है स्केलेटन टिश्यू, ऑप्शन सी है एपिथेलियल टिश्यू एंड ऑप्शन डी है नर्व टिश्यू। तो सबसे पहले अगर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है हमारी बॉडी का, यानी कि सबसे ज्यादा अगर सबसे ज्यादा टिश्यूज कौन से प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि ब्लड हो गया, बोन, कार्टिलेज, टेंडन, और ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को कनेक्ट करने का काम करते हैं। वहीं अगर हम स्केलेटन टिश्यू की बात करें तो ये भी क्या एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। अब एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, हमारी बॉडी की स्किन सरफेस पे या फिर स्किन पे प्रेजेंट होंगे, साथ में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लाइनिंग हो गई या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गई या फिर वेरियस ऑर्गन हो गए, उनके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और अगर हम एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन की बात करें तो ये क्या करते हैं, एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करेंगे, साथ में एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और सेंसेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो क्या स्किन सरफेस, लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है। बाकी अगर हम बात करें एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स की, तो उनके शेप के अकॉर्डिंग इनके अनदर टाइप्स देखने को मिलते हैं, जैसे स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू और कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। वहीं अगर हम नर्व सेल की बात करें तो नर्व टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे नर्व टिश्यू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एपिथेलियल टिश्यू। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है बीसीजी वैक्सीन इज यूज टू प्रिवेंट विच डिजीज। तो इसमें एक वैक्सीन दी गई है दैट इज बीसीजी, तो हमें बताना है वो किस डिजीज को प्रिवेंट करती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बीसीजी वैक्सीन की फुल फॉर्म की, तो उसका फुल फॉर्म क्या होते हैं, बेसिले क्लैम्टे ग्यूरिन। अब अगर इस बीसीजी की बात करें तो ये बीसीजी क्या होते हैं, एक लाइव वैक्सीन होते हैं, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन।
अब अगर हम बात करें बीसीजी, तो बीसीजी प्रिवेंट करती है ट्यूबरकुलोसिस को। तो बीसीजी वैक्सीन हम किसके लिए यूज करते हैं? ट्यूबरकुलोसिस के प्रिवेंशन के लिए, टीबी के प्रिवेंशन के लिए हम बीसीजी का यूज करेंगे। अगर हम बीसीजी के डोज की बात करें तो ये हम कितनी देते हैं? 0.1 ml इंट्राडर्मल, यानी कि डर्मिस में हम इसको देंगे। स्किन की जो लेयर होती है डर्मिस, वहां पे हम इस वैक्सीन को इंजेक्ट करते हैं इंट्राडर्मली, ठीक है। तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें, बीसीजी वैक्सीन हम ट्यूबरकुलोसिस के लिए देंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल वॉल इज अ, कि कोशिका भित्ति कैसी होती है? तो इसमें ऑप्शन ही दिया गया सेमी परमेबल, ऑप्शन बी है परमेबल, ऑप्शन सी है सिलेक्टिवली परमेबल और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो अगर हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल क्या होते हैं? परमेबल होती है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब अगर हम सेल वॉल की भी बात करें तो प्लांट में जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। अगर वही फंगाई की बात करें तो किसकी बनी होती है? काइटिन की। बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकोजन की बनी होती है। एल्गाई की बात करें तो उसकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज, ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेक्राइड्स की बनी होती है। लेकिन अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं? सेमी परमेबल होते हैं। लेकिन जो सेल वॉल होती है वो क्या होते हैं? परमेबल होते हैं। क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होगी? फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की। जबकि हमारी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? जैसे फंगाई में काइटिन की बनी है, एल्गाई में सेल्यूलोज, ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेक्राइड्स की बनी है। तो अगर सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल कैसी होगी? परमेबल। और इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। हु इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? तो हमें माइक्रोबायोलॉजी के फादर या फिर जनक को बताना है। तो ऑप्शन है इसमें लुईस पास्चर, ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी है एडवर्ड जेनर एंड ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अगर हम बात करें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है लुईस पास्चर, ठीक है। लेकिन कभी अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि हमें फर्स्ट फादर बताने हैं या फिर मॉडर्न फादर आ जाए, क्योंकि जो लुईस पास्चर होते हैं वो क्या है? मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के फादर है, यानी कि उन्होंने मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी को डिस्कवर किया था, इसलिए हम लुईस पास्चर को क्या बोलते हैं? मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के फादर। लेकिन अगर हम बेसिकली बात करें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो वो कौन होंगे? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक क्या है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है। लेकिन इसमें ऑप्शन में एंटोन वॉन दिया नहीं गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए लुईस पास्चर। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि मॉडर्न फादर कौन है माइक्रोबायोलॉजी के, तो किसके साथ जाना है? लुईस पास्चर के साथ। लेकिन अगर आपको आ जाए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और उसमें ऑप्शन में एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ना दिया हो, तो किस आंसर के साथ जाएंगे? लुईस पास्चर। लेकिन अगर आपके पास आंसर दोनों ही है, जैसे कि लुईस पास्चर भी और एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक भी, तो आप किसके साथ जाएंगे? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। और अगर हम लुईस पास्चर की बात करें तो लुईस पास्चर ने क्या किया था? वैक्सीन जो टर्म थी, ठीक है, उन्होंने ही सबसे पहले वैक्सीन टर्म को कॉइन किया था। वहीं अगर हम रॉबर्ट हुक की बात करें तो रॉबर्ट हुक को हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के फादर बोलते हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? जो टीबी का पॉजिटिव एजेंट है, यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, उसको डिस्कवर किया था, इसलिए इनको क्या बोला? मेडिकल फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। लेकिन फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या मॉडर्न फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? लुईस पास्चर। वहीं अगर हम बात करें एडवर्ड जेनर की, तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को ड्राइव किया था और इन्होंने जो वैक्सीनेशन टर्म थी उसको कॉइन किया था। लुईस पास्चर ने वैक्सीन टर्म दी थी और एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन टर्म दी थी, ठीक है। साथ में हम एडविन जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी बोलते हैं। वहीं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें तो जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है उन्होंने पेनिसिलिन यानी कि फर्स्ट एंटीबायोटिक को बनाया था 1928 में। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए लुईस पास्चर। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इन द प्लांट? तो जो स्टोमेटा है उसके फंक्शन को बताना है हमें कि प्लांट्स में उसका क्या फंक्शन होता है। तो ऑप्शन ए इसमें फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन बी है वाटर ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी है गैस एक्सचेंज एंड ऑप्शन डी है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। तो अगर हम बात करें स्टोमेटा की, तो स्टोमेटा क्या है? छोटे छोटे टिनी ओपनिंग होते हैं पत्तियों पे, पत्तियों की सरफेस पे या फिर लीफ पर, ठीक है, जो मेनली क्या करते हैं? गैस एक्सचेंज को रेगुलेट करता है या फिर गैस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यही छोटे छोटी जो ओपनिंग होती है ये क्या करती है? CO2 को अलाउ करती है कि वो प्लांट के अंदर जाए और जो ऑक्सीजन है उसको रिलीज करे जब फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी यानी कि गैस एक्सचेंज इसका आंसर होगा, क्योंकि प्राइमरी फंक्शन क्या होता है स्टोमेटा का? गैस एक्सचेंज। फोटोसिंथेसिस भी इसका फंक्शन है लेकिन सेकेंडरी फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका? गैस एक्सचेंज। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हु डिस्कवर द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन? तो इसमें बोला गया जो स्मॉल पॉक्स है यानी कि चेचक है उसका टीके की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन ए इसमें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी है लुईस पास्चर,
ऑप्शन सी है एडवर्ड जेनर एंड ऑप्शन डी है जॉन साल्क। तो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसका आंसर जाना था कि जो एडवर्ड जेनर है उन्होंने क्या किया था, जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है उसको डेवलप किया था 1796 में। ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स क्या फर्स्ट वैक्सीन है, जो फर्स्ट वैक्सीन बनी थी वर्ल्ड में वो कौन सी, स्मॉल पॉक्स। और किसने बनाई थी, एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, और कब बनाई थी, 1796 में। अब अगर हम बात करें स्मॉल पॉक्स की, तो स्मॉल पॉक्स क्या फर्स्ट डिजीज है जो ग्लोबली इरेडिकेट हुआ है। तो WHO ने क्या किया, 8 मई 1980 को डिक्लेयर किया कि जो हमारा वर्ल्ड है वो क्या है, जो स्मॉल पॉक्स है उससे इरेडिकेट हो चुका है। लेकिन वहीं हम बात करें इंडिया, तो इंडिया ने क्या बोला कि 17 मई 1975 में इंडिया क्या हो गया है, स्मॉल पॉक्स से फ्री हो गया है, इरेडिकेट हो गया, यानी कि इंडिया से स्मॉल पॉक्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि वर्ल्ड से कब इरेडिकेट हुआ, 8 मई 1980 को, और इंडिया से स्मॉल पॉक्स कब इरेडिकेट हुआ, 17 मई 1975 में। और स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने बनाई थी, एडवर्ड जेनर ने। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वही अगर हम बात करें जॉन साल्क की, तो जॉन साल्क ने पोलियो की वैक्सीन बनाई थी 1955 में। ठीक है, 1955 में जॉन और जो सेबिन थे, यानी कि साल्क और सेबिन थे, उन्होंने क्या किया, पोलियो की वैक्सीन बनाई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है इसमें विच बैक्टीरिया आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, कि दही के उत्पादन में कौन सा बैक्टीरिया उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है इसमें लैक्टोबैसिलाई बैसिलस, ऑप्शन बी है स्टेप्टोकोकस, ऑप्शन सी है क्लोस्ट्रीडियम और ऑप्शन डी है बैसिलस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लैक्टोबैसिलस। वैसे तो स्टेप्टोकोकस भी इसका राइट आंसर हो सकता है, लेकिन स्टेप्टोकोकस दही का उत्पादन कब करेगा, विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलाई, यानी कि जब लैक्टोबैसिलाई आएगा उसके पास तभी वो दूध को दही में कन्वर्ट करेगा, अदरवाइज वो दूध को दही में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो इसका जो मेन आंसर है वो है लैक्टोबैसिलाइज। अब लैक्टोबैसिलाई क्या करता है, जो लैक्टोज है, लैक्टोज को कन्वर्ट कर देगा लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में। और ये लैक्टिक एसिड क्या करेगा, दूध का जो पीएच होता है उसको कम कर देता है, डिक्रीज कर देगा। अब जैसे ही दूध का पीएच कम होगा, डिक्रीज होगा, तो दूध में जो कैसिन प्रोटीन होता है वो जम जाता है, और जमने के बाद क्या होगा, जो दूध है वो दही में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लैक्टोबैसिलस या फिर लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है विच टेक्निक्स इज यूज्ड टू प्रोड्यूस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो हमें बताना है कि कौन सी टेक्निक से हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन है क्लोनिंग, ऑप्शन बी है रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी है पीसीआर एंड ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो सबसे पहले अगर क्लोनिंग की बात करें या क्लोनिंग की बात करें, तो क्लोनिंग भी क्या है, इसमें भी बना तो रहे हैं हम ऑर्गेनिज्म, लेकिन वो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि सेम ऑर्गेनिज्म या सेम सेल से हम क्या कर रहे हैं, उनकी जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी बना रहे हैं, लेकिन सेम स्पीसीज से बना रहे, सेम ऑर्गेनिज्म से बना रहे। वहीं अगर हम डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इसमें हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के ट्रेट को लेकर, ठीक है, उनके डीएनए को लेकर उनके डीएनए को कंबाइन कराकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। और ये क्या एक प्राइमरी मेथड भी है क्रिएटिंग द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हमने क्या किया, दो अलग अलग पर्सन या फिर ऑर्गेनिज्म के जो डीएनए उनको कंबाइन कराया, उसके बाद न्यू जनरेशन को बनाया। तो इसका राइट आंसर क्या है, रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। वहीं अगर पीसीआर की बात करें, तो पीसीआर क्या है, एक एम्पलीफाइड टेक्निक है, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, जो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस है उनको एम्पलीफाई करेंगे या फिर उनकी कॉपी बनाएंगे टारगेटेड डीएनए के थ्रू। इसका जो यूज है मेनली जो पीसीआर है उसका यूज हम जेनेटिक स्टडी के लिए करते हैं, ना कि जीएमओस के लिए। वहीं अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करें, तो ये भी क्या एक लैब टेक्निक है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो डीएनए आरएनए प्रोटीन हो गया उनके बेस को या फिर उनको सेपरेट करते हैं उनके साइज के बेस पे, और इसका यूज हम जेनेटिक एनालिसिस के लिए करते हैं, ना कि जीएमओ के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप वाज। इसमें हमें बताना है कि जो फर्स्ट जेनेटिक मॉडिफाइड फसल थी वो कौन सी थी। तो ऑप्शन है इसमें बीटा कॉटन, ऑप्शन बी है गोल्डन राइस, ऑप्शन सी है फ्लेवर सेवर टमाटो और ऑप्शन डी है हाइब्रिड मेज।
तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि फ्लेवर सेवियर टमाटो इसका राइट आंसर है, जो क्या है फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, जो कब बनी थी 1994 में। ठीक है, वैसे तो जो बीटी कॉटन है वो भी एक जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट नहीं है। और अगर हम बात करें गोल्डन राइस की तो ये भी मॉडिफाइड है, लेकिन ये भी फर्स्ट नहीं है। और हाइब्रिड मेज क्या है, ये एक हाइब्रिड मतलब हाइब्रिडाइजेशन से मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप नहीं है, इसको हमने क्या है हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू बनाया। तो अगर फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की बात करें तो वो क्या है फेवर सेवर टमाटो, जो 1994 में बनाए गए थे। ठीक है, मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है द चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड टू, कि जो चिपको आंदोलन है उसका उद्देश्य क्या था। तो फर्स्ट इसमें ऑप्शन सेव वाटर, ऑप्शन बी है प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, ऑप्शन सी है प्रिवेंट पोल्यूशन और ऑप्शन डी है कंजर्व वाइल्ड लाइफ। तो इसका आंसर सबको पता होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो वन है वनों की रक्षा या फिर फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए चिपको जो मूवमेंट है या फिर चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1973 में उत्तराखंड में, ठीक है, यूके में। अब ये आया क्यों, मेनली क्या था 1960 से 1970 के टाइम पे क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा वनों या फिर पेड़ों को काटा जा रहा था, और उसको रोकने के लिए जो सुंदरलाल बहुगुणा है या चंडी प्रसाद यादव, गौरा देवी ने क्या किया, चिपको मूवमेंट को स्टार्ट किया 1973 में। ठीक है, इन्हीं तीनों के लीडरशिप या फिर सुपरविजन में क्या हुआ, जो ये चिपको मूवमेंट है वो स्टार्ट हुआ 1973 में फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड। ठीक है, जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो कब लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन है इसमें 1985, ऑप्शन बी है 1992, ऑप्शन सी है 1973 और ऑप्शन डी है 1965। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1973। ठीक है, जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो कब स्टार्ट किया था 1973, यानी कि 1 अप्रैल 1973 को स्टार्ट हुआ। अब इसका मेन एम क्या था, इसका मेन एम क्या था, जो टाइगर्स है उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही थी उनको प्रोटेक्ट करना, साथ में जो उनका नेचुरल हैबिटेशन है उनको कंजर्व करना, उनको प्रोटेक्ट करना, इसका एम था। तो 1973 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था। मूव करते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट डज क्रूड बर्थ रेट रेफर। तो हमें बताना है जो क्रूड बर्थ रेट है वो क्या रेफर करता है। तो ऑप्शन है इसमें बर्थ पर 1000 पीपल पर ईयर, ऑप्शन बी है टोटल नंबर ऑफ बर्थ इन कंट्री, ऑप्शन सी है बर्थ पर मिनट पर 100 मैरिज कपल, ऑप्शन डी है नन ऑफ अबव। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि बर्थ पर 1000 पीपल इन पर ईयर में 1000 पीपल में कितने बर्थ हो रहे हैं उसको हमने क्या बोला, क्रूड बर्थ रेट बोला। अब अगर क्रूड बर्थ रेट की बात करें तो ये क्या एक डेमोग्राफिक मेजर्स या फिर डेमोग्राफिक वेरिएबल है। और डेमोग्राफी की बात करें तो डेमोग्राफी क्या होता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी कि जब भी हम पॉपुलेशन के साइज की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो उसकी स्टडी को हम क्या बोल रहे हैं, डेमोग्राफी बोल रहे हैं। और डेमोग्राफी को हम मेजर किसके थ्रू करेंगे, ये जितने भी हमारे स्टैटिस्टिकल वैल्यू हो गए जैसे क्रूड बर्थ रेट, डेथ रेट हो गए, इनके थ्रू ही हम इसको इंडिकेट करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है इंडियाज फर्स्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज लॉन्च, कि भारत में जो पहला परिवार नियोजन कार्यक्रम था वो कब स्टार्ट हुआ। तो ऑप्शन है इसमें 1947, ऑप्शन बी है 1952, ऑप्शन सी है 1971 एंड ऑप्शन डी है 1985। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1952, क्योंकि 1952 में क्या हुआ था, पहला फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च हुआ। और इस प्रोग्राम का मेन एम क्या था, पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करना, कंट्रोल करना, साथ में जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उनके यूज को प्रमोट करना और बर्थ स्पेसिंग को प्रमोट करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 द फुल फॉर्म ऑफ आईयूडी। तो इसमें जो आईयूडी है उसका फुल फॉर्म बताना है। तो आईयूडी की फुल फॉर्म की बात करें तो ये क्या है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, यानी कि गर्भ निरोधक यंत्र। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगर हम बात करें आईयूडी या फिर इंट्रा यूट्राइन डिवाइस तो ये क्या है, एक टेम्पररी मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव का, यानी कि गर्भ निरोध का टेम्पररी मेथड है। और अगर हम आईयूडी की बात करें तो आईयूडी पॉलीइथाइलिन की बनी होती है और इसके एग्जाम्पल के जैसे कि कॉपर टी, ठीक है, टी शेप की आप डायग्राम में देख सकते हो, ये इसका डायग्राम है, कॉपर टी हो गया, फिर QT380A, ठीक है, जो क्या है 10 ईयर तक वैलिड होती है। अब अगर कॉपर टी की बात करें तो इसकी वैलिडिटी कितनी होगी, 1 ईयर से 10 ईयर तक इसकी स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इंट्रा यूट्राइन डिवाइस आईयूडी की फुल फॉर्म है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन सिस्टम। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रेडिशनल मेथड नहीं है हमारा
मेडिसिन का? तो ऑप्शन है आयुर्वेदा, तो आयुर्वेदा सबको पता है आयुर्वेदा क्या है, हमारा इंडियन या इंडोजेनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। सिद्धा की बात करें तो ये भी इंडोजेनस सिस्टम है। लेकिन अगर हम होम्योपैथिक की बात करें तो ये जर्मनी ओरिजिन है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी होम्योपैथी इसका राइट आंसर। और यूनानी भी क्या है, इंडोजेनस सिस्टम ही है मेडिसिन का, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होम्योपैथी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंशिएंट बुक ऑन मेडिसिन एंड सर्जरी। तो हमें बताना है कि कौन सी ऐसी एंशिएंट बुक है जो मेडिसिन और सर्जरी पे है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें चरक संहिता, ऑप्शन बी है सुश्रुत संहिता, ऑप्शन सी है ऋग्वेद एंड ऑप्शन डी है अर्थवेद। तो अगर हम बात करें सबसे पहले चरक संहिता की, तो फादर ऑफ मेडिसिन कौन थे, चरक। ठीक है, आचार्य चरक कौन थे, फादर ऑफ मेडिसिन। वहीं अगर सुश्रुत की बात करें तो ये कहते हैं फादर ऑफ इंडियन सर्जरी। ठीक है, चरक कौन थे, इंडियन फादर ऑफ मेडिसिन, और सुश्रुत कौन थे, इंडियन फादर ऑफ सर्जरी। अब अगर हम चरक संहिता की बात करें तो चरक संहिता में क्या थे, जितने भी हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन थी उसके बारे में बताया गया था। और सुश्रुत संहिता की बात करें तो ये क्या थी, हमारी जो मेडिसिन हो गया या फिर जो सर्जरीज हो गया उनके बारे में इसमें बताया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुश्रुत संहिता। वहीं अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद क्या एक वैदिक बुक है, अर्थवेद भी एक वैदिक बुक है। लेकिन अर्थवेद में क्या है, जो आयुर्वेदा मेडिसिन सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा सा उल्लेख या फिर उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है, लेकिन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस या फिर अर्थ डे कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन इसमें 22 अप्रैल, ऑप्शन बी है 5 जून, ऑप्शन सी है 16 सितंबर और ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। और सबसे पहले अगर बात करें तो अमेरिका में 1970 में अर्थ डे मनाया गया था, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है। वहीं अगर हम 5 जून की बात करें तो 5 जून को सबको पता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया था, जो सबसे पहले 1972 में यूनाइटेड नेशन ने मनाया था। वहीं अगर हम 16 सितंबर की बात करें तो 16 सितंबर को हम इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर डे सेलिब्रेट करते हैं। और 2 अक्टूबर की बात करें तो इस दिन गांधी जयंती हम सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 22 अप्रैल 1970 में सबसे पहले अमेरिका में जो अर्थ डे है उसको सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन में दिया गया मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, लार्जेस्ट सेल। पहले तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि बहुत सारी बुक्स या बहुत सारी आप वीडियोस देखोगे तो लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट सेल में आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन देखने को मिलेगा। तो अगर बात करते हैं लार्जेस्ट सेल की, तो लार्जेस्ट सेल कौन सा है, ओवम। लेकिन अगर आपको बोला जाए लॉन्गेस्ट सेल, ठीक है, लॉन्गेस्ट अलग है और लार्जेस्ट अलग है, तो लॉन्गेस्ट सेल की जब बात की जाती है तो हम न्यूरॉन को रेफर करते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आ जाए लॉन्गेस्ट सेल तो आपको किसके साथ जा रहा है, न्यूरॉन के साथ। लेकिन अगर आपके पास आ जाए लार्जेस्ट सेल तो वो क्या है, ओवम। ठीक है, तो लार्जेस्ट सेल कौन सी है, ओवम यानी कि एक्सेल। और उसके डायमीटर की बात करते हैं, उसका डायमीटर कितना होगा, 0.1 मिलीमीटर या फिर 120 से 150 माइक्रोमीटर। ठीक है, और साथ में हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है बॉडी की। तो स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ, जिसका डायमीटर 4 to 5 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है बॉडी की, स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ। और अगर लार्जेस्ट सेल की बात करें तो लार्जेस्ट सेल कौन सी है, ओवम, है ना। और वहीं पे अगर बात करें लॉन्गेस्ट सेल की, तो लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, न्यूरॉन। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।